दिस फर्स्ट चैप्टर इज बेसिकली अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ये। एक्चुअली में ये चैप्टर किस बारे में है, इस मतलब कोई भी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कब बोलते हैं? व्हेन वी व्हेन डू वी से दैट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी? जिसको टच कर सके, ओके ठीक है। क्या सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी होगा? फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको आप मेजर कर सकें, ठीक है। भाई मैं इस डेस्क को टच कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, इसका अस्तित्व है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स मींस दैट आई कैन मेजर द डायमेंशंस, आई कैन मेजर इट्स लेंथ, ब्रेथ, इट्स एरिया, इट्स वॉल्यूम। ये सारी चीजों को जो आप मेजर कर सके उसको अपन बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली जब आप फिजिकल क्वांटिटी करते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। लेंथ को अपन मीटर में मेजर करते हैं, एरिया को अपन मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, हर एक का अलग अलग यूनिट है, ठीक है। आप कैपेसिटी को लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। वेट को आप केजी में मेजर करते हैं, सॉरी मास को आप केजी में मेजर करते हैं। तो दीज आर ऑल डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो आपके यूनिट्स और डायमेंशंस में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें आप सीखेंगे क्या फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो विल अंडरस्टैंड बोथ दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, तो पहला क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, आपके नेचर की स्टडी है, उसके लॉज की स्टडी है। Feynman has given a wonderful description of what is understanding the nature. Richard Feynman was basically one of the pioneers in education of physics. Suppose we do not know the rules of chess but are allowed to watch the moves of the players. If we watch the game for a long time, we may make out some of the rules. With the knowledge of these rules, we may try to understand why a player played a particular move. However, this may be a very difficult task. Even if we know all the rules of chess, it is not so simple to understand all the complications of a game in a given situation and predict the correct move. Knowing the basic rule is, however, the minimum requirement if any progress is to be made. तो चेस का गेम चल रहा है, आप देख रहे हैं, देखते देखते सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप किस लेवल के खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ आपके सीखने पे नहीं होगा, आपके इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करेगा। भाई ये मूव्स हैं, ये प्यादा ऐसे चलता है, रानी के मूव्स ऐसे होते हैं, मंत्री के मूव्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आपके सोल्जर के मूव्स ऐसे होते हैं। ये तो आपने बेसिक नियम सीख लिया, लेकिन क्या बेसिक नियम सीखने से ही आप चेस चैंपियन बन जाएंगे? नहीं, ठीक है। आपको भाई साहब प्रैक्टिस लगेगा, आपको देखना पड़ेगा लोग कैसे खेलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको माहिरत हासिल होती है। तो वैसे ही फिजिक्स के लॉज को हमने समझ लिया, लेकिन उसको अप्लाई करना, ये आपके इसके अंदर माहिरत लाती है, ठीक है। So one may guess at a wrong rule by particularly watching the game. The experienced player may make use of a rule for the first time and the observer of the game may get surprised. तो कोई रूल उसने यूज किया, तो जो ऑब्जर्व कर रहा है गेम को, जिसने अभी तक सीखा नहीं है, बोले ये क्यों कर रहा है वो, ठीक है, वो शायद कंफ्यूज हो जाए। Because of the new move, some of the rules guessed at may prove to be wrong and the observer will frame new rules. Okay? Physics goes the same way. The nature around is like a big chess game played by nature. The events in the nature are like the moves of a great game. We are allowed to watch the events of nature and guess at the basic rules according to which the events takes place. We may come across new events which do not follow the rules guessed earlier and we may have to declare the old rules inapplicable or wrong and discover new rules. ठीक है, आपने देखा है साइंस में बार बार, अच्छा अभी तक हमने ये किया था, उसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे जैसे डिस्कवरीज होती जाती हैं रूल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो गेम में भी वैसा ही है, ठीक है। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इट इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसी चीज जिसको आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इसका लेंथ मुझे मेजर करना है, कैन आई मेजर इट विद अ स्केल? यस आई कैन, ठीक है। तो जिसको आप मेजर कर सकें, तो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप विद एन इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके एंड बाय मींस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्री फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे जैसे लेंथ, तो पी क्यू को लेट से हमने मान लिया ये है लेंथ, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब लेंथ इस चीज का 2 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर्स। अभी ध्यान से देखो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? लेंथ।
ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या हो गया 2 और यूनिट क्या हो गया मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू एन इंटू यू, यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यू, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू इट्स यूनिट विल एक्चुअली गिव यू द फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? सिर्फ यूनिट लिखा तो भी किसी काम का नहीं है, और सिर्फ आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा तो भी किसी काम का नहीं है। मैं बोल रहा हूं भाई साहब 2 दूध, या भाई साहब आपका 20 पानी, भाई 20 लीटर पानी बोलो या 2 पैकेट दूध बोलो, ठीक है, ऐसा होगा ना। तो आपको भाई साहब यूनिट स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो यू हैव टू स्पेसिफाई द यूनिट। तो ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। 10 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, आपका यूनिट हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट। आर वी गेटिंग दिस? ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू मतलब 10 हो गई, u की वैल्यू हो गई मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके। All quantities that can be measured and used to define laws of nature are called physical quantities. क्या क्या quantities हैं भाई साहब? टाइम, टाइम एक physical quantity है, लेंथ एक physical quantity है, मास, फोर्स, वर्क डन, सारे, ठीक है। इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, इसको अपन पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट, एन इनटू यू, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या ये समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे अगर मैंने बोलूं कि आपका 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो ये हो गया भाई साहब आपका फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ओके। तो एन हो गया भाई साहब आपका क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं कि 100 मीटर और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, पढ़ा है आपने, है ना। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, दोनों भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ये हो गया N1 और ये हो गया आपका U1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई साहब आपका N2 और ये क्या हो गया आपका U2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे कितनी है 100, यूनिट कितना है सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे कितनी है 1, और यूनिट कितना है मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। तो इज दिस अंडरस्टूड? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है? कोई भी यूनिट को आप कैसे भी कर सकते, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना, समझ में आ रहा है? ये 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ओके। जैसे भाई साहब आपका 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, वही सेम N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। जैसे जैसे यूनिट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे न्यूमेरिकल का वैल्यू कम होता जाएगा। जैसे मीटर में जब तुम थे, तब तुम किसके साथ थे, 1000 के साथ थे, और जब तुम किलोमीटर में आ गए तो तुम 1 के हो गए, है ना। तुमने मीटर से किलोमीटर, मीटर बढ़ा या किलोमीटर, किलोमीटर। तुमने यूनिट को बढ़ाया, मीटर से किलोमीटर पे गए, तो तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 से 1 हो गया। समझ में आ रहा है ये? तो जैसे आप यूनिट को बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आ रहा है? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, सेंटीमीटर और मीटर में बड़ा कौन, मीटर। सेंटीमीटर से जब तुम मीटर में गए, मतलब यूनिट को बढ़ाया, तो तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू 100 से 1 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारा कम हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मतलब यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, और अगर आपकी यूनिट कम हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं कि भाई साहब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ठीक है। मतलब क्या है भाई साहब कि यूनिट अगर आपका बढ़ रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपका कम हो रहा है। ठीक है। आर वी क्लियर? समझ में आ रहा है? ये इसको लिख लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। और इसको भी लिख लीजिए, n इंटू यू विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा।
तुम लोग के सारे क्वेश्चन सीबीएसई के और स्टेट बोर्ड के सब पीवाई क्यूज हैं जो पिछले ईयर आए हुए हैं, लगभग 2020 से 2025 के बीच में। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके के ही आएंगे आपके भी। 2019 से 2000 आप, मैं ये सवाल कराऊंगा आपको बोर्ड में, लेकिन मैं दिखा भी दूंगा किस ईयर में आया है। उस पेपर में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, लेकिन मैं बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, आर बी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो भाई साहब यूनिट की वैल्यू बढ़ाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, और अगर यूनिट की वैल्यू कम करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ओके, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चोजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, ठीक है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। चलिए छोटे से टर्म में भाई साहब आपका एसआई यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं? मीटर, और नहीं, ये जहां पे भी मीटर लग रहा है इसको हटा दो, मीटर किलोमीटर की बात मत करो। और किस में मेजर करते हो? नहीं नहीं, लेंथ को और किस में तुमने मेजर करते हुए सुना है? हाँ हाँ, फीट, इंचेस, है ना? किलोमीटर मीटर तो एक फैमिली हो गई भाई साहब, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर ये सब एक फैमिली के लोग हैं, ठीक है। इंचेस, फुट, ठीक है। और और ये फुट कहां से आया मालूम है? तो हमारे जितने भी इंपीरियलिस्टिक नेशंस थे, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल में जो लोग भी थे उन पे ये फुट सिस्टम चलता है। अभी किसी रशियन को अगर आप बोलेंगे 3 फुट तो वो समझ नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि वहां पे फुट सिस्टम नहीं चलता है। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको अपन एफपीएस बोलते हैं, फुट पाउंड सिस्टम बोलते हैं। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है। ये कहां से आया? तो भाई साहब उस टाइम पे बहुत पुराने राजा थे, तो उन्होंने बोला यार मेजरमेंट करना है तो कैसे करना है, चलो मेरे जूते का जो साइज होगा वो 1 फुट, ठीक है, वो 1 फुट हो गया भाई साहब। तो उनके जूते का साइज 1 फुट हो गया, वही भाई साहब स्केल बन गया 1 फुट का। तो ये 1 फुट हो गया, दैट इज हाउ द फुट सिस्टम इज कमिंग। ठीक है, जैसे आपके पाउंड्स, पाउंड्स भाई साहब आपके वेट के होते हैं। आप किसी भाई साहब पहले, आज की तारीख में जो जितने जिम है उसमें तो आपके केजी में वेट लिखे रहते थे, पहले के जमाने में पाउंड में लिखे रहते थे। अभी भी भाई साहब बहुत सारे जिम में शायद पाउंड में लिखे रहते हैं। ठीक है, तो इतने पाउंड का वेट है। तो ये कहां से आ रहा है? क्योंकि हम एक टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी के पार्ट थे, तो ये फुट पाउंड वाला सिस्टम अभी भी यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये सिस्टम किसी जर्मनी में रहते हुए इंसान को समझ में नहीं आएगा, या रशिया में रहते हुए इंसान को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई साहब, तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट का फायदा सबको मिलना चाहिए। मिलेगा तब जब लोग समझ पाएंगे, और लोग समझ पाएंगे तभी जब आप यूनिट से कोरिलेट कर पाए। मैं यहाँ पे 2 फुट बोल रहा हूं, लेकिन रशिया का इंसान समझ ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे। आप अपने देश में कुछ भी मानते हो, फुट पाउंड सिस्टम चला रहे हो, कुछ भी सिस्टम चला रहे हो, अभी जैसे देखो हम लोग जब ये गिल्ली डंडा खेलते थे, तो ऐसा एक मेजरमेंट होता है ना, 1 बित्ता 2 बित्ता, ऐसा गांव में आपने देखा रहेगा। ठीक है, ये कौन सा मेजरमेंट हुआ भाई? ठीक है, मेजरमेंट क्यों नहीं है ये? क्योंकि भाई साहब मेरे हाथ का साइज और आपके हाथ का साइज अलग अलग है, तो अलग अलग रीडिंग्स आ जाएंगी। स्केल में ही रीडिंग्स अलग अलग आ जाती हैं, तो ये तो और भी आएगा, इसको डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, इसीलिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें साइंटिस्ट लोगों ने भाई साहब एग्री किया कि यार लेंथ उठाना है तो मीटर में ही मेजर करना है, मास उठाना है तो केजी में ही मेजर करना है, टाइम उठाना है तो सेकंड्स में ही मेजर करना है, टेम्परेचर उठाना है तो केल्विन में मेजर करना है। ये डिसाइडेड हो गया। जब ये डिसाइड हो गया, तो क्या रशिया, क्या जर्मनी, क्या इंडिया, क्या यूक्रेन, क्या ग्रेट ब्रिटेन, क्या अमेरिका, एवरीबडी इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इज सपोज टू अंडरस्टैंड दीज यूनिट्स। ठीक है, उनका एजुकेशन का स्ट्रक्चर ही इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उनको अवेयर किया जाए कि ये यूनिट्स क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्लियर है? आपस में हम भाई साहब 1 फुट 2 फुट बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी बाहर के इंसान को हम उसमें नहीं समझा सकते। ठीक है, तो आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी? तो ये आपका एनयू और ये आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हो गया। ओके, measurement is comparison of a quantity with a standard of some physical quantity. So measurement is comparison of a quantity with a standard of some physical quantity. So different systems of units hai. A system of units is a set of related units that are used for calculation
द सिस्टम इंक्लूड्स बेस यूनिट्स दैट रिप्रेजेंट बेसिक डायमेंशंस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। देखो बेस यूनिट क्या है मेरा, समझ लो मैं कोई रेक्टेंगल को मेजर कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है 3 मीटर और यहां पे दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, तो मेरा लेंथ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है मीटर में, है ना। अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं, बोलो क्या हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर बोलोगे तुम भाई साहब एरिया, है ना। लेंथ का 3 मीटर होना और एरिया का 6 मीटर स्क्वायर होना, क्या ये दोनों अलग चीजें हैं, अलग चीजें हैं ना भाई साहब। लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है और एरिया 6 मीटर स्क्वायर है, लेकिन ये आ कहां से रहा है, इससे ही तो आ रहा है ना। तो ये जो आ रहा है इसको अपन बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, समझ में आ रहा है, डिराइव्ड यूनिट, ये इससे आ रहा है, ठीक है, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस। बेस आपका लेंथ था, लेंथ को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, तो अपने को एरिया आ गया। तो एरिया हमारा बेस यूनिट नहीं होगा, हमारा डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं समझ लो कोई क्यूब ले रहा हूं, ये हो गया क्यूब, ठीक है, ये क्यूब हो गया, लेंथ लेट से 2 मीटर है, ब्रेथ लेट से 3 मीटर है और लेट से हाइट आपकी 1 मीटर है, ठीक है, क्लियर है। ये सारे लेंथ के यूनिट्स ही हैं भाई, नाम हमने ब्रेथ रखा होगा लेकिन है तो लेंथ ही ना, ठीक है। अभी अगर मैं वॉल्यूम बोलूं तो ये कितना हो जाएगा बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गया 6 मीटर क्यूब, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आया ये इन सब से डिफरेंट है, लेकिन आया इन्हीं सब से है, तो ये आ रहा है इससे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी अ डिराइव्ड यूनिट। तो बेस यूनिट आपका हो गया लेंथ और एरिया या वॉल्यूम हो गया क्या आपका डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह से डेंसिटी देख लो भाई साहब, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो लेट से 3 kg का मास है और उसकी वॉल्यूम है भाई साहब 1.5 मीटर क्यूबिक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 kg/मीटर क्यूबिक। तो ये केजी आ रहा है मास से, जो फंडामेंटल यूनिट है, और ये मीटर क्यूब आ रहा है कहां से, वॉल्यूम से, वॉल्यूम आ रहा है लेंथ से, समझ में आ रहा है ये। तो ये आपके डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगे, जहां पे एक से ज्यादा यूनिट्स का इन्वॉल्वमेंट हो उसको अपन बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। सो विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ओके। तो आपके पहले तो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक हो गया आपका सीजीएस सिस्टम, सी मतलब होता है आपका सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम और ये हो गया सेकेंड। तो यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, सेंटीमीटर है, यूनिट ऑफ मास क्या है, ग्राम है, और यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड है। इसके बाद आता है आपका फुट पाउंड सिस्टम, यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, फुट है, यूनिट ऑफ मास क्या है, पाउंड है, और यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एमकेएस सिस्टम, यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ कितना हो गया, मीटर, ये हो गया किलोग्राम और ये हो गया सेकेंड, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर, मीटर किलोग्राम, तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है।
अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए अलग अलग चीजों को हम अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपका हो गया एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, और एक हो गया आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। आपके फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के हैं? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। ओके, अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम बताओ। आपने पढ़ा नहीं है, बताओ ऐसे ही जो अभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको भूल जाओ, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, बताओ कुछ भी। साइंस को ना पढ़ना है ना, तो अच्छा ये लिखा है, उसके बाद पढ़ने से पहले सोच लो ना उस डायरेक्शन में, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हाँ बोलो। केजी मतलब क्या, क्या होता है केजी? किसको, किस फंडामेंटल यूनिट को मेजर करते हैं? नहीं नहीं, मैं यूनिट, हाँ मास, वेट नहीं, मास, ठीक है। चलिए मास, जिसको केजी में मेजर किया जाता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए तुम ऐसे सोचना चाहते हो ऐसे भी सोच लो। केजी इसने बोला, तो केजी क्या होता है वैसा, मास मेजर करते हैं हम केजी में, ठीक है। और बोलो, लेंथ, ठीक है भाई साहब, चलिए लेंथ, लेंथ, और बोलो, और क्या है जो मेजर करते हो? फंडामेंटल मेजरमेंट। एरिया मत बोलो, नहीं एरिया वॉल्यूम मत बोलो, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, वो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर है, मीटर क्यूब है। एकदम जो फंडामेंटल है वो बोलो। हाँ, कैपेसिटी भी तुम्हारी वॉल्यूम हो जाएगी, कैपेसिटी इज ऑल्सो वॉल्यूम। तुम 2 लीटर का दूध ला रहे हो, है ना, तो 2 लीटर, लीटर हो गया तुम्हारा वॉल्यूम। और बोलो, और बोलो। हाँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर, यस टेम्परेचर इज वन। चलिए गुड, टेम्परेचर, टेम्परेचर फंडामेंटल हो गया। और बोलो, और बोलो, बोलो बोलो बोलो। कितने बजे क्लास स्टार्ट हुआ है? टाइम, है ना, 4:30 से 5:30 आपका टाइम है ना, टाइम मेजर कर रहे हैं ना भाई साहब आप। 5:30 से 6:30 दूसरा क्लास है, टाइम। और बोलो, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, और इस तरह से आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इसके बाद आप और भी बहुत सारी चीजें देखोगे। तो एक चीज होती है, जैसे आपने पढ़ा है मोल, मोल मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली ये यूनिट हो जाता है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। ये है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आपने ये वाला एवोगैड्रो का नंबर याद है आपको, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ, है ना। तो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और क्या है, एक चीज जो आप कभी पढ़ेंगे ही नहीं, एटलीस्ट 11th और 12th में तो नहीं पढ़ेंगे, वो है क्या, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। ये आप नहीं पढ़ेंगे, याद रखना है बस आपको, ठीक है। 11th और 12th में अभी तक तो मैंने कोई इस पे सवाल बनते नहीं देखा है। 1 2 3 4 5 6 और 2 हैं, बताइए और क्या हो सकता है? नहीं, स्पीड डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा, स्पीड मीटर पर सेकेंड है, तो क्या ला रहे हो तुम, लेंथ और टाइम ला रहे हो, तो डिराइव्ड यूनिट हो गया। समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ, नहीं मोशन नहीं, मोशन क्या, मोशन में क्या, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, वेलोसिटी की बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, ये सब अलग अलग चीजें हैं। बताइए और क्या हो सकता है? लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और क्या क्या हो सकता है बोलो। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आना है, देखो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये हो गया आपके 7 फिजिकल, 7 मेन क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ अदर क्वांटिटीज,
जो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट हो दूसरी क्वांटिटी से उनको अपन क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर, सिंबल क्या है, स्मॉल एम। ठीक है, मास जिसको कैपिटल एम में लिखते हैं, एसआई यूनिट है किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम, एसआई यूनिट हो गया आपका सेकेंड्स, ये एस। इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पियर, और ये कैपिटल ए में आता है। जहां पे भी कैपिटल आ रहा हो ना, इसका मतलब किसी साइंटिस्ट के नाम पे है वो। तो एम्पियर बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। आपने करंट तो पढ़ा ही है, इलेक्ट्रिक करंट, V इज इक्वल टू आई आर, देखो ओम्स लॉ पढ़ा था आपने साइंस में। ठीक है, ओके। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अभी तक आप डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते आ रहे थे, लेकिन टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है केल्विन में। ठीक है, तो ये हो गया केल्विन, ये हो गया के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया आपका मोल, दैट इज MOL। एंड लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको अपन बोलते हैं कैंडेला, CD। इसका पाला आपका नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सब से आपका पाला पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये आपके इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज बच्चावाड़ी। सप्लीमेंट है क्या उधर? कह रहे भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। डिराइव क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे आपका देखो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, लेंथ भी और ब्रेथ भी आपका फंडामेंटल यूनिट है। दो फंडामेंटल यूनिट के प्रोडक्ट से जो आता है वो डिराइव्ड हो जाएगा, या तो प्रोडक्ट से या तो डिवीजन से। दो फंडामेंटल यूनिट के प्रोडक्ट से या डिवीजन से जो आता है वो डिराइव्ड हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे वेलोसिटी है, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, लेंथ, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये आपके दो फंडामेंटल यूनिट्स आ गए, देखो। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ का यूनिट आ गया और टाइम का यूनिट आ गया, देखो। ठीक है, तो अगर दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आप करा रहे हैं, तो जो आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, डिराइव। समझ में आ रहा है? दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जो आता है उसको अपन बोलेंगे डिराइव। समझ में आ रहा है? ओके, तो जैसे अगर आप देखोगे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या हो गए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मोल ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है,
क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो इसको छोड़कर जो भी होगा वो डिराइव क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन यूनिट्स का एक्चुअली में कोई यूनिट रिकॉग्निशन नहीं है। लट्टू देखा है आपने, ठीक है, तो लट्टू कैसा होता है, ऐसा, है ना, ये, तो ये 3 डायमेंशनल एक एंगल बना रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। और आप जो एंगल बनाते हैं ऐसे, जैसे समझ लो ये अपने एंगल बनाए, इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल अगर होगा, जैसे समझ लो भाई साहब कोई सर्कल बनाया आपने, उसमें एक एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का, ये हो गया आपका प्लेन एंगल, ठीक है। तो इसको अपन किस में मेजर करते हैं, रेडियन। अभी रेडियन मैं आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है। रेडियन मतलब कैसा होता है, देखो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ऐसा होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इसका मतलब 180 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई रेडियंस, ठीक है। जैसे आपका 90 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियंस। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 360 आपका 2 पाई रेडियन है, अब इसके आगे जो निकालना है निकाल लो भाई साहब। अगर आपने इसका आधा कर दिया तो इसका आधा हो गया, अगर आपने इसका भी आधा कर दिया तो इसका आधा हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये होता है आपका रेडियंस। हम एंगल्स को मेजर करते हैं रेडियंस में, डिग्रीज और रेडियंस में मेजर करते हैं। तो डिग्रीज या रेडियन को अपन ने यूनिट नहीं माना है, इसको अपन ने सप्लीमेंट्री यूनिट माना है, ठीक है। तो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स तो बहुत सारे हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 हैं, समझ में आ रहा है ये। और वो क्या क्या है आपके, प्लेन एंगल, एक प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं ऐसे, और सॉलिड एंगल को, जो जैसे देखो आपने, देखो अभी डायमेंशंस में समझो चीजों को, ठीक है। तो ये आपका एक एंगल हो गया, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्लेन एंगल, ठीक है। अभी ये लट्टू वाला जो एंगल है वो ऐसे आ रहा है ना, तो मतलब ये 3 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है। इट्स नॉट अ सॉलिड एंगल। मतलब आप जैसे देखो, आपने एक एंगल बनाया, ये प्लेन पेपर पे बनाया 2 रेस से, लेकिन ये वाला एंगल वो वाला एंगल की तरह नहीं है ना, ये 3 डायमेंशन में है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। दिस इज नोन एज एसआर। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो भाई साहब ले देकर मुद्दे की बात करें अगर हम, तो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट का कोई लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिटलेस है, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, ठीक है, ओके। और आपके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए, ये फिक्स्ड है, स्टेरेडियन एंड रेडियन। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, ओके, थैंक यू। तो फाइंड द यूनिट ऑफ स्पीड। अगर आपको यूनिट ऑफ स्पीड बोला है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल मीटर पर सेकेंड, सिंपल, ओके। सम डिराइव्ड यूनिट्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट। तो आपने जहां पे भी देखो आपको ना कैपिटल लेटर वाला यूनिट मिलेगा, वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। जैसे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पियर्स में मेजर करते हो, ये ए कैपिटल में लिखेंगे आप, स्मॉल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। न्यूटन आप भाई साहब ऐसे मेजर करते हो तो कैपिटल एन में लिखते हैं। अभी 1 न्यूटन मतलब क्या हो जाएगा बोलो, 1 न्यूटन, ये किसका, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स का यूनिट होता है 1 न्यूटन, मास मतलब हो गया 1 केजी, इंटू एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे पर सेकेंड है, जिसको अपन हर्ट्ज भी बोलते हैं, तो पर सेकेंड इज आल्सो नोन एज हर्ट्ज। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दीस थिंग्स बच्चा पाड़ी, ओके ओके ओके। dimensions are powers dimensions are powers to which the fundamental quantities are raised in order to express the derived unit of a quantity। तो एरिया क्या है भाई साहब आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, ओके। चलिए इसको ऐसे समझते हैं हम, डायमेंशन मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी तक आप यूनिट पढ़ रहे थे, यूनिट मतलब समझ में आ गया है ना। डायमेंशंस आपने देखा कि आपके जितने भी, जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा सिर्फ लेंथ की, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डायमेंशन में ये काम नहीं आएगा, हाँ ये सब काम में आएंगे। डायमेंशन में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है,
किसी चीज का यूनिट देखकर आप बता सकते हैं किन चीजों से बना हुआ है ना? ठीक है। वैसे ही जैसे लेंथ को हम डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, ठीक है। मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, नहीं, यूनिट आपका सेकंड है। ध्यान दीजिए, डायमेंशन अलग है और यूनिट अलग है, तो यूनिट के साथ डायमेंशन को कंफ्यूज मत कीजिए। लेंथ का यूनिट मीटर है, स्मॉल एम से लिखते हैं। मास का यूनिट केजी है, केजी लिखते हैं। टाइम का यूनिट सेकंड है, लेकिन ये डायमेंशन है। टेम्परेचर को हम मेजर, मतलब यूनिट भी हम यही डालेंगे और सिंबल भी यही हुआ। एक बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, ठीक है। तो ये आपके वैसा भी हो गए। ओके, अभी जैसे समझो कि मैं यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, ठीक है, वेलोसिटी। तो जरा दूसरा क्वेश्चन कर ले तब तक। वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट किस में होगा भाई साहब? लेंथ का यूनिट है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? एल। टाइम की जगह पे क्या डालेंगे? कैपिटल टी। तो मेरे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन हम ऐसे लिखेंगे, एल अपॉन टी, विच इज एल टी रेज टू -1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझो अगर मैं बोल रहा हूं आपको एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखो, ठीक है। एक्सीलरेशन आपका क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, है कि नहीं। वेलोसिटी का डायमेंशन अभी अभी आपने निकाला, कितना है? एल टी रेज टू -1 अपॉन टी, है ना। तो ये हो गया कितना? एल टी रेज टू -2, ठीक है, क्लियर है। चलिए, जैसे हम बात करेंगे भाई साहब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। मास का डायमेंशन क्या होगा? m, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l t -2। तो ये हो जाएगा आपका क्या? m l t -2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एल टी -1। आप बोलोगे मास यहां पे कितना है? मास का कोई डायमेंशन नहीं है, तो अपन इसको, ये देखो, वेलोसिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज रिटन एज एल टी -1 और m0 l t -1, ऐसे लिख सकते हैं। m का तो कोई इंफ्लुएंस है नहीं, तो m रेज टू 0। जनरली आपको सारे यूनिट्स mlt में लिखने पड़ते हैं। आपने lt -1 लिखा तो भी सही है, और m रेज टू 0 lt -1 लिखा तो भी सही है। एनीथिंग रेज टू 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो m रेज टू 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं? जैसे यहाँ पे कितना है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना आया? एक्सेलरेशन का डायमेंशन आया lt -2। इसको भी आप क्या लिख सकते हो? m रेज टू 0 l t -2, ऐसा लिख सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। फोर्स का डायमेंशन कितना आया है? फोर्स का डायमेंशन आया है m l t -2, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ फोर्स। जैसे मैंने बोलूं अगर आपको डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या होती है भाई साहब? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का डायमेंशन क्या है? m, और वॉल्यूम एल क्यूब, है कि नहीं। वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा? एल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m l रेज टू -3। अगर मैं बोलूं t अगर आपको लेना है इसमें, तो t रेज टू 0, सिंपल। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशंस, ठीक है। तो वेलोसिटी जैसे कैसा हो जाएगा, देखो, वेलोसिटी विल बी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो lt -1 ये हो गया वेलोसिटी का, ठीक है। एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो lt -2, ठीक है। तो इन एरिया द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2। तो डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन कितना है? 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये स्क्वायर में है ना भाई साहब, ठीक है। इन वेलोसिटी द डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना है? 1, एंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1, जो पावर पे वो रेज्ड है, ठीक है। इन एक्सेलरेशन द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज, ये कितना है? 1, एंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, ये डायमेंशन का मतलब समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द
फिजिकल क्वांटिटी। तो जो पावर्स आपने डिस्कस किए वही है, देखो एल का स्क्वायर, t-1, t-2, यही सब है। करेक्ट, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो जैसे यहां पे दिया हुआ है, देखो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होगा? तो फोर्स इज व्हाट बच्चा बॉडी? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का कितना आ जाएगा? डिस्टेंस को अपन मेजर करेंगे एल, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी? वेलोसिटी का देखो, डायमेंशन को हम हमेशा ऐसे ब्रैकेट में दिखा, जो फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया आपका एल टी माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, एक्सिलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई साहब? वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑलरेडी कितनी है? एल टी माइनस वन अपॉन टाइम, तो ये हो गया एल टी माइनस टू। ठीक है, एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स क्या हो गया आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एल टी माइनस टू, तो ये हो गया आपका कितना? एम एल टी माइनस टू, ये हो गया फोर्स। ठीक है, क्लियर है? तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स वन इन मास। वन इन मास कैसे भाई साहब? इसका पावर कितना है? वन। डायमेंशन ऑफ फोर्स वन इन लेंथ एंड माइनस टू इन टाइम। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वन इन मास, वन इन लेंथ एंड माइनस टू इन टाइम। आर वी क्लियर? डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके। So the physical quantity, जो physical quantity है, that is expressed in terms of the base quantities is enclosed in square brackets to remind the equation। जैसे अगर आप देखोगे फोर्स ये होता है, फोर्स इसको अपन ने क्या निकाला? एम एल टी माइनस टू। जैसे ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा ना, इसका मतलब ही है कि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशन। Such an expression for a physical quantity in terms of the base quantities is called the dimensional formula। इसी को अपन बोलेंगे dimension formula। Thus the dimensional formula of force is mlt minus 2। The two versions given below are equivalent and are used interchangeably। The dimensional formula of force is this। The dimensional formula of force is 1 in mass, 1 in length and minus 2 in time। ठीक है, okay। The dimension formula of any physical quantity is that expression which represents how and which of the base quantities are included in that quantity। तो मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से। डायमेंशन है, यूनिट नहीं, ध्यान रहे। ठीक है, करंट को हम कैपिटल आई या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को अपन कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा या के। ठीक है, दोनों भी चलेगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम ओ एल। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है इन फिजिकल क्वांटिटीज का। ओके, सो अपन यहां पे भाई साहब कर रहे हैं, तो दिस आर थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। ठीक है, ओके, ये भी अपन ने कल किया था, देखो। ठीक है, ओके ओके ओके, ये वाला भी किया था ना, p इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी। ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, कोशिश कीजिए पहले, ट्राई इट आउट। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा इन द इक्वेशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है? p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल रेज टू माइनस अल्फा टी का स्क्वायर। अभी इस चीज को लिख लीजिए कहीं पे भी कि एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है,
ठीक है, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल इज 0। या अपन इसको देखो ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p इज इक्वल टू पी नॉट ई माइनस अल्फा टी का स्क्वायर। ये हमेशा 0 ही होगा इसका पावर, मतलब इसका डायमेंशन जो होगा, ठीक है, ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस होगा। समझ में आ रहा है? पावर एक्सपोनेंशियल का पावर डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। सो पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल is dimensionless, ठीक है। यहाँ पे p बाई पी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस अल्फा टी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी का स्क्वायर, अल्फा टी का स्क्वायर। इसका डायमेंशन भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, ये डायमेंशन 0 है ना, ठीक है, तो अल्फा टी का स्क्वायर होगा अल्फा इंटू टी रेस टू 2, है कि नहीं, अल्फा इंटू टी रेस टू 2। भाई देखो अल्फा टी स्क्वायर है ना, तो अल्फा इंटू टी रेस टू 2, ओके। ये वाला जो डायमेंशन है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, टी रेस टू 0, ठीक है, एम रेस टू 0 एंड एल रेस टू 0। तो आपका बेसिकली अल्फा का क्या हो जाएगा बोलो, टी अपॉन टी रेस टू 0 अपॉन टी रेस टू 2, तो ये हो गया टी रेस टू माइनस 2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा क्या, अल्फा इज टी रेस टू माइनस 2। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, p इज इक्वल टू पी नॉट ई माइनस अल्फा टी का स्क्वायर। अल्फा टी का स्क्वायर जो है भाई साहब एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, दिस इज डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे अल्फा टी का स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू टी का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ऑब्वियसली डायमेंशन लेस, तो मतलब टी रेस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी रेस टू 0 अपॉन टी रेस टू 2, दैट इज टी रेस टू माइनस 2, ठीक है, टी रेस टू माइनस 2। क्लियर है? अल्फा इज टी रेस टू माइनस 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। पावर्स आर डायमेंशनलेस, इसको लिख लीजिए, जितने भी आपके पावर्स होंगे वो डायमेंशनलेस होंगे। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी इन द इक्वेशन दिस वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम एंड x इज द डिस्टेंस। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, क्विक 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 जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y फॉर्मूला दिया हुआ है a, ठीक है, साइन बी टी माइनस सी एक्स, ठीक है, ए साइन बी टी माइनस सी एक्स। याद रखिएगा पावर जैसे आपके डायमेंशनलेस होते हैं, साइन थीटा मतलब एंगल हो गया, तो एंगल भी डायमेंशन होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है, ठीक है। एंगल्स एंगल्स आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो ये भाई साहब आपके क्या होंगे, दे विल बी डायमेंशन लेस, ठीक है। तो मतलब ये वाला तो एंगल है ना भाई साहब, साइन थीटा आप बोलते हैं, तो ये बी टी माइनस सी एक्स क्या हो गया, ये एंगल हो गया। अगर ये एंगल है तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो बी टी माइनस सी एक्स इज डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस। अभी इसका मतलब क्या है, बी टी भी डायमेंशन लेस है और सी एक्स भी डायमेंशन लेस है, तो बी टी डायमेंशन लेस हो गया, है ना, डायमेंशन लेस। अभी यहाँ पे देख लो इसका, ये हो गया बी और टी का हो गया टी, डायमेंशन लेस, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी रेस टू 0, है कि नहीं, क्लियर है। तो अभी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी रेस टू 0 अपॉन टी, डायमेंशन लेस है ना, तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। हाँ आप यहाँ पे एम रेस टू 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन टी रेस टू 0 लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टी है, तो टी रेस टू 0 अपॉन टी रेस टू 1, तो ये हो जाएगा टी रेस टू 0 माइनस 1, तो ये हो गया टी रेस टू माइनस 1।
तो b की डायमेंशन क्या हो गई, t रेज टू माइनस वन। b का डायमेंशन हो गया t रेज टू माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। अभी यहाँ पे वैसे ही देखो cx, ये भी क्या है आपका डायमेंशन लेस है। x यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से देखो, देयर y इज द डिस्प्लेसमेंट, t तो आपने टाइम लिया था एंड x इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पे c और x का डायमेंशन इज डायमेंशन लेस। तो जैसे आपका लेंथ का हम यहाँ पे जीरो रख देते हैं, लेंथ का देखिए जीरो, ये क्या हो जाएगा c इंटू एल इज इक्वल टू एल रेज टू जीरो। तो आपका c का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल रेज टू जीरो अपॉन एल। तो ये हो गया आपका कितना, एल रेज टू जीरो माइनस वन, दैट इज एल रेज टू माइनस वन। तो c का डायमेंशन यहाँ पे कितना हो गया, एल रेज टू माइनस वन। ठीक है, b का डायमेंशन हो गया t रेज टू माइनस वन, c का डायमेंशन हो गया एल रेज टू माइनस वन। ठीक है, क्लियर है? ओके। अभी देखो ये वाला तो आपका, तो यहाँ पे b का डायमेंशन निकल गया, c का डायमेंशन निकल गया। अभी क्या चाहिए, a का। तो y का जो डायमेंशन होगा वही a का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो y का डायमेंशन क्या है, y का डायमेंशन है l। ठीक है, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन हो जाएगा l। तो भाई साहब a का डायमेंशन हो गया l। ठीक है, फिर आपके b का डायमेंशन हो गया t रेज टू माइनस वन एंड c का डायमेंशन हो गया l रेज टू माइनस वन। ठीक है, c का डायमेंशन हो गया l रेज टू माइनस वन। a का डायमेंशन है l, b का है भाई साहब आपका t रेज टू माइनस वन एंड c का डायमेंशन हो गया l रेज टू माइनस वन। दिस विल बी द डायमेंशन। ठीक है, क्लियर है? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए भाई साहब इसको कर रहे हैं, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर। तो आपको यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लाना है किसका, अल्फा का एंड बीटा का। यहाँ पे देखो t क्या है, टाइम है, t है आपका टाइम, f यहाँ पे क्या है, फोर्स। ठीक है, v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, और x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। तो आपको इन दोनों का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। चलिए कोशिश कीजिए फटाफट। हो गया, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, देखो अल्फा है, इसका डायमेंशन तो तुम्हें नहीं मालूम, टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल टी का स्क्वायर। सिंपल, चलिए लिखते जाइए डायमेंशन, क्योंकि आपको दे दिया गया है ये स्मॉल टी क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है, और टाइम का डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। तो आपने वहां पे डायमेंशन लिख दिया भाई। ठीक है, चलिए अभी आते हैं हम फोर्स पे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताइए, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन, है ना। तो ये है आपका m, और ये मैंने कल देखा था एल टी माइनस टू, है ना, एल टी माइनस टू। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। चलिए लिखते हैं यहाँ पे m एल टी माइनस टू, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, वेलोसिटी आपने पढ़ रखा था कल, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया एल टी माइनस वन, तो ये हो गया आपका एल टी माइनस वन, है ना, एल टी माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, प्लस यहां पे बीटा का डायमेंशन है, बीटा का डायमेंशन एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एल का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर? ओके, अभी देखो बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस है, बीच में यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होगा, और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा अपॉन टी का स्क्वायर
इज इक्वल टू एम, अभी देखो यहाँ पे एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर है ना, टी रेस टू माइनस टू इंटू टी रेस टू माइनस वन, टी रेस टू माइनस टू इंटू टी रेस टू माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, टी रेस टू माइनस टू माइनस वन, दैट इज टी रेस टू माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका टी रेस टू माइनस थ्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अल्फा का डायमेंशन बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस थ्री इंटू टी रेस टू टू, तो ये हो गया आपका कितना, एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस थ्री इंटू टी रेस टू टू, तो टी रेस टू माइनस थ्री इंटू टी रेस टू टू, ये हो गया आपका कितना, टी रेस टू माइनस थ्री प्लस टू, तो दैट विल बी टी रेस टू माइनस वन, सो ये हो गया आपका टी रेस टू माइनस वन। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस वन। क्लियर है, क्लियर है, ये हो गया अल्फा का डायमेंशन। अभी बीटा का डायमेंशन कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन को ही आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, तो बीटा बाई एल का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, ये डायमेंशन देखो ये क्या है, ये आया आपका कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे बीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा, बीटा का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एल रेस टू फोर टी माइनस थ्री, एम एल रेस टू फोर टी माइनस थ्री। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से आपको डायमेंशन निकालना है। फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर समझ में नहीं आया तो, नहीं आया, देखो यहाँ पे हमने पहले डायमेंशन लिख लिए, ये प्लस है, प्लस है मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे, जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है और वही इसका डायमेंशन है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये कितना आया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, तो इसका डायमेंशन बराबर ये, तो अल्फा का डायमेंशन आ गया इससे। ठीक है, बीटा बाई एल स्क्वायर का डायमेंशन इसके बराबर। ठीक है, तो बीटा का डायमेंशन ये आ गया। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, क्लियर है। एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, तो जितने भी आपके एंगल्स होंगे और जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, इसको लिख लीजिए। ठीक है, कोई भी एंगल रहेगा अगर आपका, चाहे वो रेडियन में लिया हो आपने, चाहे वो डिग्रीज में लिया हो, ठीक है, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे मतलब हम थीटा को लिख सकते हैं क्या, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, डायमेंशनलेस, एम में भी डायमेंशनलेस, एल में भी डायमेंशनलेस और टी में भी डायमेंशनलेस। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर समझ लो ये एस, जैसे ये आपने पढ़ा है ना, देखो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना, देखो जैसे यहाँ पे अपने एल लिखा है, तो एल क्या है, आर थीटा होता है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, एल बाई आर, आपने पढ़ा है ना, देखो आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, तो थीटा क्या होगा, अभी इसका डायमेंशन क्या है, मीटर में होगा, इसका भी मीटर में, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, तो इसीलिए थीटा आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, एल बाई एल, दैट इज एल रेज टू जीरो, हेंस इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस एज दे आर एंगल फंक्शन। जैसे देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं ना साइन थीटा, साइन थीटा लिख रहे हैं, तो क्योंकि आप थीटा लिख रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी डायमेंशनलेस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डायमेंशन निकालना है, cos अल्फा x where x is equal to distance, tell the dimension of alpha। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, cos अल्फा x है, तो आपका ये वाला एक एंगल है, भाई एंगल का ही cos होगा, एंगल का ही साइन होगा, एंगल का ही tan होगा, है कि नहीं, तो अगर ये एंगल है तो डायमेंशन लेस है। ठीक है, अभी तो इसका मतलब अल्फा x इज क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया अल्फा और ये हो गया एक्स का डायमेंशन, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं, आप यहाँ पे चाहे तो तीनों लिख दो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिख दो भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एक्स का डायमेंशन क्या है, देखो एक्स है आपका क्या, डिस्टेंस, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा, बताओ इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, है कि नहीं, एक्स का डायमेंशन एल हो गया, ये हो गया आपका, अभी इसको हटा दो चाहे तो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सिर्फ एल इज इक्वल टू जीरो रखा, तो आपका अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा, एल जीरो अपॉन एल, तो ये हो जाएगा एल जीरो माइनस वन, तो ये हो गया एल रेज टू माइनस वन, अल्फा का डायमेंशन, देयरफॉर अल्फा का डायमेंशन हो गया आपका एल रेज टू माइनस वन।
ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा? बाड़ी समझ में आ रहा है ये? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। जैसे यहां पे देखो साइन के एक्स बाई टी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ के वेर एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस। कोशिश कीजिए, विदाउट सोल्यूशन देखिए फटाफट। तो यहाँ पे क्या है, साइन की एक्स बाई टी है ना, साइन की एक्स बाई टी है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये साइन के एक्स बाई टी, तो ये तो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, तो क्योंकि साइन के अंदर है, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टैन के अंदर, कोसेक के अंदर, सेक के अंदर या कॉट के अंदर जो भी होगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो के एक्स बाई टी इज डायमेंशनलेस, है ना, ये डायमेंशनलेस होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, के एक्स, के का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन अपॉन टी का डायमेंशन इज इक्वल टू एम नॉट एल नॉट टी नॉट, सब जीरो में होंगे, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है, डायमेंशन लेस है तो सब जीरो हो जाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे के का डायमेंशन निकालना है, तो के का डायमेंशन नहीं मालूम, एक्स क्या है डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल, है ना, ये हो गया एल। ठीक है, टी क्या है, टाइम, ठीक है, ये आपका टाइम है, एक्चुअली दिया नहीं हुआ यहाँ पे, ये टाइम है, तो ये हो गया आपका टी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अभी इधर क्या है देखो, इसको रख के तो कोई फायदा नहीं है, तो अपन सिर्फ एल नॉट और टी रेस टू जीरो ये रखते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी, एल नॉट टी नॉट इंटू टी अपॉन एल। ठीक है, तो ये हो गया कितना, एल जीरो माइनस वन, ये हो गया टी जीरो प्लस वन, तो ये हो गया एल रेस टू माइनस वन एंड टी रेस टू वन, एल रेस टू माइनस वन एंड टी रेस टू वन। अभी टी रेस टू वन को आप टी लिख दो, है ना, टी एल रेस टू माइनस वन, ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी रख सकते हैं, एल रेस टू माइनस वन एंड टी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस, इसको लिख लीजिए भाई साहब, बेस शुड बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सारे एक्सपोनेंट्स आपके, जितने भी एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होते हैं, पावर्स, दे आर डायमेंशनलेस। ठीक है, तो जैसे आपको यहां पे देखो दिया हुआ है, बेस शुड बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे ई जो है ये एक्सपोनेंशियल है बेसिकली, तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखो, ई माइनस अल्फा टी स्क्वायर, अभी अभी एक सवाल आपने किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस विल बी डायमेंशनलेस, दिस विल बी डायमेंशनलेस,
मतलब क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, अल्फा इंटू टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम रेज टू जीरो, एल रेज टू जीरो, टी रेज टू जीरो। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम रेज टू जीरो, एल रेज टू जीरो, टी रेज टू जीरो अपॉन टी रेज टू टू। ऑब्वियसली इनका कोई मतलब नहीं है, तो टी रेज टू माइनस टू, तो ये हो गया आपका टी रेज टू माइनस टू। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड इट्स आर्ग्यूमेंट आर डायमेंशनलेस। ठीक है, तो जितने भी लॉग फंक्शंस होते हैं वो भी डायमेंशनलेस। जैसे लॉग ए लिखा है अगर आपने, तो ये जो लॉग ए है, ये ए आपका डायमेंशनलेस होगा। तो ये ए है आपका डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब ये हो जाएगा एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो। तो ऑब्वियसली लॉग भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए भाई साहब, लॉग फंक्शंस एंड इट्स आर्ग्यूमेंट आर डायमेंशनलेस। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो अल्फा दिया हुआ है एफ बाई वी स्क्वायर साइन बी टी। आपको यहाँ पे फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू दी हुई है एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन ऑफ बी टी। ठीक है, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। चलिए फटाफट कीजिए, फटाफट क्विक क्विक जल्दी से।
अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अपन पहले इसको टारगेट करते हैं। ये साइन फंक्शन है, एंगल का फंक्शन है, मतलब डायमेंशन लेस होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बीटा टी आपका क्या है, डायमेंशन लेस, है ना। बीटा टी डायमेंशन लेस है, मतलब बीटा का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन विल बी इक्वल टू m रेज टू 0, l रेज टू 0 और t रेज टू 0। तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो। हम यहाँ पे सिर्फ अगर इन दोनों को छोड़ दें, इसको उठाते हैं, t रेज टू 0 अपॉन t, तो दैट विल बी t रेज टू 0 माइनस 1, दैट इज t रेज टू माइनस 1। ठीक है, तो बीटा का डायमेंशन यहाँ पे कितना हो गया बच्चा पार्टी, t रेज टू माइनस 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके, अभी एक एक करके सारे डायमेंशन निकालने हैं। और क्या डायमेंशन निकालना है आपको, आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो अल्फा का डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर होगा, देखो ये तो डायमेंशन लेस है, तो इसका डायमेंशन आएगा ही नहीं। जो इसका डायमेंशन होगा वही अल्फा का डायमेंशन होगा। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू एफ। अभी एफ भाई साहब क्या है, फोर्स है, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और ये आपका वी स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। ये वी, वी मतलब क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ठीक है, तो वी मतलब समझ में आ रहा है ना, कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर की जगह पे एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू अपॉन एल का स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, ये और ये आपका कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया, एम एल वन माइनस टू, तो ये हो गया माइनस वन। तो अल्फा का डायमेंशन बच्चा बाड़ी कितना आ गया, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब। आपको यहाँ पे अभी अल्फा का डायमेंशन निकालना है, बीटा का डायमेंशन निकालना है। फटाफट फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसको मत देखो भाई साहब। हो गया, है ना भाई साहब। देखो देखो देखो, यहाँ पे पहले अपन इस लॉग फंक्शन को लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे अभी क्या बोला कि लॉग फंक्शन डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर का जो मसाला है वो डायमेंशन लेस होगा, है ना। तो आपका टू पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर, ये आपका क्या होगा भाई साहब, डायमेंशन लेस है कि नहीं। ओके, मुझे बताओ टू का डायमेंशन क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है। पाई एक कांस्टेंट है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे डायमेंशन किसका रहेगा, ऑब्वियसली बीटा का रहेगा।
अभी ये क्या है, v मतलब वेलोसिटी, देखो दिया हुआ यहाँ पे, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है बोलो, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन, और इसका करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका m रेज टू जीरो, l रेज टू जीरो, t रेज टू जीरो, क्योंकि क्या है ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब बीटा क्या हो जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू, है ना, एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू इंटू इसके साथ मल्टीप्लीकेशन m रेज टू जीरो, l रेज टू जीरो एंड t रेज टू जीरो। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, m रेज टू जीरो, l रेज टू जीरो प्लस टू, t रेज टू जीरो माइनस टू। तो यहाँ पे आ गया आपका, ये तो आपका कैंसिल, l रेज टू टू एंड t रेज टू माइनस टू, l रेज टू टू एंड t रेज टू माइनस टू, ये हो गया आपका बीटा का डायमेंशन। क्या ये समझ में आ रहा है, l रेज टू टू एंड t रेज टू माइनस टू, ये हो गया बीटा का डायमेंशन। तो बीटा भाई साहब सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब किसमें, इसमें अभी आपको चाहिए अल्फा का डायमेंशन। इतना पार्ट आपका क्या है, लॉग फंक्शन है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, है कि नहीं, ठीक है। ओके, सो अल्फा का डायमेंशन विल बी इक्वल टू एफ का डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन बीटा स्क्वायर का डायमेंशन, है ना। एफ कितना हो जाएगा बोलो, एफ है फोर्स, दैट इज मास इंटू एक्सिलरेशन, सो ये हो गया आपका एम एल टी माइनस टू, तो ये हो गया आपका एम एल टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या होगा बोलो, एल टी माइनस वन, है ना, तो इसको अपन करते हैं एल टी माइनस वन, ये हो गया स्क्वायर, और आपका बीटा, बीटा का वैल्यू कितना आया बोलो, यहाँ पे बीटा का डायमेंशन अभी हमने निकाला था, देखो एल स्क्वायर टी माइनस टू अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया देखो एल का स्क्वायर टी माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलिए करते हैं इसको अभी हम, ये हो गया एम एल इंटू एल, अभी देखो यहाँ पे क्या है एल, ये हो गया टी माइनस टू, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, एल का स्क्वायर टी माइनस टू, समझ में आ रहा है, एल का स्क्वायर टी माइनस वन इंटू टू, तो ये हो गया माइनस टू, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो, एल का स्क्वायर तो एल रेस टू फोर, यहाँ पे टी का माइनस टू इंटू टू, तो ये हो गया माइनस फोर, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका देखो एल स्क्वायर और ये कैंसिल, तो ये एक एल बचा, है ना। यहाँ पे क्या देखो, माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस फोर, और ये टी रेस टू माइनस फोर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टी रेस टू माइनस टू इंटू टी रेस टू माइनस टू कितना आ जाएगा, टी रेस टू माइनस फोर, नीचे भी टी रेस टू माइनस फोर, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो तुम्हारा कितना आ गया भाई साहब आपका एम, ठीक है, एम, और एक रह गया एल, यहाँ पे एल रेस टू माइनस वन, अगर टी लिखना चाहो तो टी रेस टू जीरो लिखोगे, समझ में आ रहा है, देखो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अल्फा का डायमेंशन कितना हो गया, एम रेस टू वन, एल रेस टू माइनस वन एंड टी रेस टू जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर बेसिकली गोइंग टू कैलकुलेट the time dependence of physical quantity p is found to be of the form where t is the time and alpha is some constant। तो आपको यहाँ पे भाई साहब अल्फा का डायमेंशन निकालना है, अल्फा का डायमेंशन निकालना है। अभी अभी हमने सवाल किया, देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, पावर्स आर डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा टी स्क्वायर क्या है आपका, डायमेंशनलेस है, ठीक है, दिस इज डायमेंशनलेस। तो ये हो गया अल्फा का डायमेंशन, और ये हो गया भाई साहब टी स्क्वायर का डायमेंशन, दिस विल बी इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, अल्फा, और ये हो गया आपका टी रेस टू जीरो अपॉन टी रेस टू टू, दैट विल बी टी रेस टू माइनस टू। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, टी रेस टू माइनस टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो एंड टी रेस टू माइनस टू, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो एंड टी रेस टू माइनस टू, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। तो दैट बेसिकली आपका यहाँ पे जो डायमेंशन से रिलेटेड था, हमने बहुत सारे सवाल किए हैं यहाँ पे, आज मैं आपको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग तो आए नहीं है, तो आज के लिए जाइए, वी विल कंटिन्यू विद दिस ऑन मंडे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम बच्चा।